गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया था, 5 क्वेश्चन, जिसमें डिफरेंस ही डिफरेंस थे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का डिफरेंस था पहला क्वेश्चन, सेकेंड था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, थर्ड था इंडो ऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, फोर्थ आपका सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन था, फिफ्थ क्वेश्चन जो था आपका इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस था। ये मैंने ओरल ही मुंह से ही बोला था, लिख के मैंने नहीं दिया था। तो अगर आपने कल का लेक्चर देखा था तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, जो कि आप आई होप सॉल्व तो किए होंगे और आप लोगों का सही भी होगा, और आप लोग उनको मिलाए होंगे, चेक किए होंगे तो आपको सही आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप रिवाइज करें टॉपिक को, फिर देखिए आपका सारा क्वेश्चन सही आएगा। आज का जो टॉपिक है ना, जो आज का क्लास में पढ़ना है, वो है न्यूक्लियस, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे अच्छा आपको पता है न्यूक्लियस को क्या क्या नेम से हम लोग जानते हैं। बॉस ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल एंड ब्रेन ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, बट व्हाई? तो ये क्वेश्चन का आंसर आज हम जानेंगे कि आखिर न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, और न्यूक्लियस आखिर है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आज मैंने पहले से स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले से बना रखा है, कुछ पॉइंट भी मैंने लिखा। सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम एक जनरल सा कोई किसी भी सेल को देखते हैं, बैक्टीरिया के सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होते, एब्सेंट होता है। लेकिन अगर एक यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं जिसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस का जो काम होता है ना, वो सारे ही चीजों को कंट्रोल करते हैं। ऑल ओवर जितनी भी चीज सेल के अंदर चला, उन सारे काम को परफॉर्म करते हैं। तो मेन फंक्शन इनका है, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल होता है ये, एंड ये ब्रेन ऑफ द सेल भी होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी को समझते हैं। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस को किसने खोजा? तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को ढूंढे थे, और तभी से पता चला कि सेल के अंदर एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम न्यूक्लियस है। और यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जब हम लोग न्यूक्लियस को ओपन करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाके देखेंगे, आपको पता है ना, ये एक सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर आपको एक चीज पता है या नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्या वो फिक्स होता है कि सेंटर में ही होगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये फिक्स नहीं होता है कि ये सिर्फ सेंटर में भी होगा। ये सेंटर में भी हो सकते हैं, साइड में मतलब पेरीफेरी में भी हो सकते हैं, या किसी भी साइड न्यूक्लियस हो सकता है। तो इनका जो पोजीशन है ना, वो वैरी करता है। जरूरी नहीं है कि सारे ही सेल में न्यूक्लियस सेंटर में ही होगा। तो सबसे पहले मैं जैसे जनरल सा कोई भी सेल लेते हैं, उस सेल के अंदर एक जो सेल होता है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है डीएनए। और डीएनए काम क्या करता है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देता है, हमारे जीन को बताता है, कोड करता है, हमारे हेयर का क्या कलर होगा, आईज का क्या कलर होगा, आपके बॉडी का कैरेक्टर्स क्या है, ये सारा कुछ कौन बता रहा है? तो डीएनए। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो हम समझ गए न्यूक्लियस क्या होता है। ये सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर आपने देखा वो था न्यूक्लियस। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर का देखना है, ओके। तो सबसे पहले मैंने डिस्कवरी बताया, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन जो है ना, वो 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किए, न्यूक्लियस को खोजे और बताए कि न्यूक्लियस ही सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, जो भी चीजें सेल के अंदर हो रहा है। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज अ राउंड होते हैं, लार्ज होते हैं, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब इनके ऊपर मेम्ब्रेन है। देखिए ये न्यूक्लियस का मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, आपको दिख रहा है इसमें डबल मेम्ब्रेन है, लाइक एक मेम्ब्रेन एंड 2 मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के ऊपर आपको एक आउटर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, एक इनर मेम्ब्रेन भी। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसा सेल ऑर्गेनेल्स है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब ये कैसा सेल ऑर्गेनेल्स है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। तो अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसमें सेल ऑर्गेनेल्स, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन नहीं होते और मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो अभी तो बस ये जानना है कि न्यूक्लियस कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। अब ये प्रेजेंट किस में होता है? इट इज, या न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन
कौन से सेल में होता है? यूकैरियोटिक सेल। आपने तो पहले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो आपके जो न्यूक्लियस है ना वो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक मतलब जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस कौन से सेल में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियस होते हैं? नो, आंसर इज नो। न्यूक्लियस सिर्फ आपके यूकैरियोटिक सेल में ही होते हैं। और न्यूक्लियस के बारे में आप देखना है तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर यहाँ पे एक एक करके इस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर को बनाते हैं ना तो सबसे पहले बाहर वाला मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, सबसे पहले एक आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखेगा। तो अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो आपको एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस के ही बाहर और अंदर वाले दो मेम्ब्रेन दिखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अब इस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में ना आपको पोर दिख रहे हैं। क्या आपने पोर देखा? यस। तो आपका आंसर होगा यस, मैंने पोर देखा। तो इसके बीच में यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का क्या काम होता है ना? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अगर सेल के अंदर किसी चीज को जाना है तो पोर्स के थ्रू जाएंगे, सेल के अंदर से किसी चीज को बाहर निकलना है, न्यूक्लियस और सेल में जो एक्सचेंज मटेरियल होते हैं इस पोर्स के थ्रू, क्योंकि इसके बाहर क्या है? सेल भी तो होता है। ये सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये गंदा हो जाएगा, मैं नीचे बना रही हूँ। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके आउटर मेम्ब्रेन में भी तो एक स्ट्रक्चर होता है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जब आप न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं, सबसे बाहर क्या था? आउटर मेम्ब्रेन है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर कैसा मेम्ब्रेन है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इनके जो मेम्ब्रेन है जिनका नाम है न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनवेलप जानते हैं ना हम लोग, इनवेलप के अंदर जो पैसे डाल के देते हैं वेलप होता है, लाइक कवरिंग। तो इनके भी जो आउटर कवरिंग है ना, जिनका नाम है न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जाते हैं ना तो फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। अब ये जो सेल आपको दिख रहा है छोटे छोटे से, मैंने पॉइंट में बनाया, इनको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिनका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो कि इसके अंदर फ्लूइड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ना न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, वो भी बिखरा हुआ धागा, स्कैटर्ड फॉर्म में आपको कुछ धागे दिख रहे हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में आपको कुछ धागा जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका नाम है क्रोमेटिन, जो आगे जाके बनेगा क्रोमोसोम, और वही क्रोमोसोम होते हैं हमारा डीएनए, जो हमें कोड करते हैं, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बताते हैं। अभी वो सब कुछ आपको बताएंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है और डीएनए क्या होता है। तो आपको समझ में आया न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। अगर ये सेल होता, इसके अंदर न्यूक्लियस, तो बीच में क्या रहता है? डीएनए होता है ना बीच में। तो न्यूक्लियस के इनसाइड क्या प्रेजेंट है? डीएनए। तो अगला पॉइंट ये लिखेंगे, इट कंटेन, मतलब इट मतलब न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। इसके बदले आप क्रोमोसोम भी लिख सकते हो। ओह, राइटिंग गंदा हो गया, रुक जाओ। क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या है? इट कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर में क्या बताया? बाहर से जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप है, अंदर आते हैं आपको मिला न्यूक्लियोलस, फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो स्कैटर्ड फॉर्म में है, जिनका नाम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन व्हाट इज दिस? मतलब ये स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। अब न्यूक्लियर पोर्स, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक पोर दिख रहा है। देखिए, यहां भी मेम्ब्रेन है, यहां भी मेम्ब्रेन है, बीच में पोर्स है। यहां भी मेम्ब्रेन है, यहां भी मेम्ब्रेन है, बीच में पोर्स है। फिर यहां मेम्ब्रेन है, यहां मेम्ब्रेन है, बीच में पोर्स है। अब ये पोर्स क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को एलॉय करेगा, मतलब एलॉय अंदर आने देगा और अंदर से बाहर जाने देगा। मेरा हाथ गंदा हो गया, देखिए कितना सारा। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है उनको एलॉ करते हैं।
अब समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये डायग्राम आपको बनाना है इस नोट्स के साथ, इसलिए मैंने इतना सुंदर सा डायग्राम बना के लाया। इतना सुंदर तो नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा, मैंने बहुत मेहनत किया बनाने में। चलिए नीचे देख लेते हैं। ये एक सेल है, सेल के अंदर मैंने बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए, और डीएनए को ही क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो पॉइंट क्या लिखा है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस कौन सा सेल में होता है? यूकैरियोटिक सेल में। इट कंटेन डीएनए, इसके अंदर होते हैं डीएनए और क्रोमोसोम, मतलब डीएनए ही क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम ही डीएनए होते हैं। अब ये क्या हुआ? आपके मन में होगा ये क्या बोला कि डीएनए ही क्रोमोसोम और क्रोमोसोम ही डीएनए? अभी बता रहे पेशेंस पेशेंस। चलिए आगे देखते हैं। और पॉइंट लिखाना है, मुझे फंक्शन लिखा दे रहे, ठीक है? पहले फंक्शन लिखते हैं, अभी न्यूक्लियस में और भी चीजें हैं। अब न्यूक्लियस बेचारा काम क्या करता है? आखिर इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर के सारे चीज ये कंट्रोल कर रहा है। तो फंक्शन क्या होगा? आपको तो ऑटोमेटिक पता ही चल गया। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको हम कुछ और कहते भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल बोले, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल बोला जाए तो दोनों कौन है? न्यूक्लियस ही है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। ऊपर से मैं एक और बार रिवाइज करूंगी क्योंकि आपको पता है मैं जब तक क्लास को 2 बार 3 बार रिवाइज नहीं करवाती हूँ तब तक मैं नहीं छोड़ती हूँ। चलिए नेक्स्ट, पहले इधर देखते हैं। न्यूक्लियस आज का टॉपिक था। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस जो है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले ढूंढा था, सबसे पहले डिस्कवर किया था, खोजा था। आप जिस लैंग्वेज में जो चीजें समझे, मैंने सब तरीके से बोला। उन्होंने 1831 में सबसे पहले ढूंढा था। किन्होंने? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस कैसा होता है स्ट्रक्चर? राउंड होते हैं, लार्ज होते हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? इट इज अ राउंड, लार्ज एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो न्यूक्लियस कैसा है? राउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड लार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस का अगर हम देखें तो ये राउंड होते हैं, लार्ज होते हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही दिखेंगे। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होते, एब्सेंट होते। बेचारा प्रोकैरियोटिक इतना गरीब है कि उनके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक इतना अमीर, इतना रिच है कि उनके पास सब कुछ है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी है, साथ में न्यूक्लियस भी है। अब क्या चाहिए बताइए, इतने अमीर है ये। नेक्स्ट, अभी इनके अंदर क्या होता है? इट कंटेन डीएनए। जो न्यूक्लियस है उनके अंदर, इनके इनसाइड क्या है, क्या प्रेजेंट है? ये डीएनए। डीएनए का स्टैंड फॉर्म आपको कमेंट करना है। वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी तो अभी जस्ट बता रही हूँ, पहले आप कमेंट करो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। आपने तो जरूर सुना होगा डीएनए, बचपन से सुनते हैं, डीएनए टेस्ट सुने हुए हैं, डीएनए के बारे में सुने हैं, बट फुल फॉर्म तो अभी आपको ही बताना है। चलिए नेक्स्ट, इट कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, क्रोमोसोम भी कहते हैं इनको। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि डीएनए। जब हम न्यूक्लियस के बारे में इतना चीज जाने हैं तो फंक्शन समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियस का काम क्या होता है। सबसे पहले अभी तो हम समझे, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है, चाहे सेल जो भी काम करता है, राइबोसोम को बनाना है प्रोटीन बनाना है, चाहे प्रोटीन से वर्क करेंगे, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी वर्क सेल कर रहा है वो सब कौन कंट्रोल करते हैं? ये। अगर ये सारा काम को कंट्रोल कर रहा है तो बॉस हो गया ना, काम तो कंट्रोल यही कर रहा है। तो इसीलिए इनको कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल एंड बॉस ऑफ द सेल। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। आपने खाना खाया बिकॉज ऑफ इनके कंट्रोल, आपने पानी पिया, आपने कुछ भी किया, जैसे हमारा ब्रेन कौन है, हमारा सिर्फ ब्रेन क्या करता है? ऑल ऑर्गन्स को कंट्रोल। आपने कुछ भी किया, अभी मेरा मन है किसी को एक चांटा मारने को, तो मैंने खुद से मारा नहीं, मेरे ब्रेन ने उसे कंट्रोल किया क्योंकि मैं उस चीज को रिस्पॉन्स कर रही हूँ। तो जब मेरा ब्रेन हर चीज को कंट्रोल करता है, तो वैसे जो ये सेल है ना, तो सेल के जो ब्रेन है वो भी सेल के अंदर का, नॉट हमारे बॉडी के अंदर का,
बॉडी में तो बहुत सारे सेल है। अगर एक स्पर्म को लेते हैं तो स्पर्म का अलग सेल होगा, ओवम के अंदर अलग सेल होगा, किडनी का अलग सेल, मतलब हर एक जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में बहुत सारे सेल। इसीलिए हम लोग क्या है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स। हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब मल्टी सेलुलर है। तो ये क्या कर रहा है, हर एक काम को, हर एक चीज को कंट्रोल करता है। तो अभी मैंने ये सब बताया, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, देन रिमूव करेंगे। और अब हम लोग न्यूक्लियस को कैटेगराइज करेंगे, फिर डीएनए पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। और ये जरूर बताइए कि क्लास आज का कैसा लगा। क्लास तो बहुत अच्छा है, आप लोग बोलोगे तभी होगा ना, मेरे बोलने से क्या है। रिमूव कर दे, चलिए फटाफट फटाफट हटाते हैं। आप बोलोगे कितना धीरे धीरे ये हटाते हैं। ये जो ब्लू मार्कर है ना, दुश्मन है मेरा। डायग्राम भी हटा देना, ओके। हट जा भाई शाह, तू जल्दी से हट जा। अभी आपने क्या देखा न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम था, जल्दी बताना है। मार्कर, चलिए ये सब रहने देते हैं, यहां से बनाते हैं। ब्लू वाला पूरा अजीब है। यहां से, सॉरी ब्लू ही लिया है। देखिए मैं यहां से ना लाइन दे रही हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ऊपर मैंने पढ़ लिया। चलिए न्यूक्लियस को अगर हम लोग डिवाइड करें, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें देखा मैंने, अभी हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस में सबसे पहला आउटर मेम्ब्रेन था जिसका क्या नाम था, न्यूक्लियर इनवेलप। अब एक ही नाम लिख रहा है, अभी तो मैंने दो पीछे ही बताया। पहला न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे बाहर वाला पार्ट है जिसका नाम है न्यूक्लियर इनवेलप, ये क्या है, इट इज अ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का। ये हेल्प क्या करता है, काम क्या करता है, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियस। ये सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़े तो न्यूक्लियस से रिलेटेड चीजें होगा। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, न्यूक्लियस को। दूसरा क्या था, न्यूक्लियर पोर। अब पोर तो जानते हैं जिसके अंदर और बाहर कोई चीज एक्सचेंज हो जाए, पोर, क्योंकि वो एक खाली सा जगह दिख रहा था। इट अलो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। अब यहां मैंने सेल क्यों लिखा, ये ना एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बीच में पोर्स थे, अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया। अब ये सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसका नाम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड है जिसका नाम न्यूक्लियोलस। अब साइटोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म ही होता है उसको कहते हैं, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने वहां नहीं बताया था, ये दोनों ना मिक्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये पोर्स के अंदर से वो भी जा रहा है, ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे ना ये अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। अंदर से बाहर किसी भी सब्सटेंस को ये मूव करने में अलाउ कर रहे हैं, मतलब अलाउ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि तुम जा सकते हो अंदर भी बाहर भी, नो प्रॉब्लम। जैसे वो सेल वॉल सबको ध्यान देना, एग्जैक्टली लाइक दिस। आप थर्ड पढ़ेंगे डीएनए, और डीएनए तो सबको बहुत पढ़ने का मन था, आखिर ये डीएनए क्या है, क्यों हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हम इनके बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स ये है। चलिए चलिए जानते हैं जल्दी। तो आप लोगों ने कमेंट में बताया होगा डीएनए का फुल फॉर्म, चलिए पहले हम बताते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज दिस, डीएनए का फुल फॉर्म बताना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है,
तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे जीन के बारे में बताते हैं। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल है। भाग्य विधाता यही डिसाइड करते हैं हम कहां से आए हैं, आसमान से गिरे? नो। देखिए, द डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे जीन होते हैं। अगर मेरे बाल का कलर ब्लैक है, व्हाई? मेरे आईज का जो आइरिस है, मेरे आईज का जो कलर है ये ऐसा है, क्यों? क्योंकि मेरे जीन जो मुझे कोड किया गया जीन से, उस जीन में ऐसा था कि इनके बाल का कलर ब्लैक होना चाहिए, आईज का कलर ब्लैक होना चाहिए। किसी किसी का आईज का कलर दूसरा भी होता है, ग्रीन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, सो मेनी। तो ये सारे ही हो सकते हैं क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कोडिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में वो जीन कैरेक्टर को देता है, शो करता है। तो जीन में क्या? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। इनका काम क्या होता है? इट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर। हमारे कैरेक्टर का सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? इसके पास। अब समझिए, आप समझते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं, लेकिन एक तो ऐसा बंदा है जिनके पास आपका सारा इंफॉर्मेशन है। वो बंदा कौन? डीएनए। तो अभी याद रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सारे कैरेक्टर किसी को नहीं पता है। आपका इंफॉर्मेशन तो लीक हो गया। इधर का मैं हटा रही हूं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या था? ये एक आउटर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के बाहर बना होता है। जब मैंने न्यूक्लियस बनाती हूँ ना, कोई भी, अगर ये न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको मैं प्रॉपर लिखने का भी टाइम देती हूँ क्योंकि मैं 2 बार 3 बार रिवाइज करती हूँ ना, उतने देर में आप लिख लोगे। इसीलिए मैं जानबूझ के रिवाइज करती हूँ जिससे कि आप लिख भी पाओ उतने देर में। ओके, तो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? ये एक आउटर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के बाहर बना हुआ है। ओके, ये काम क्या करता है? इट हेल्प टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियस, जिससे कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन मिल सके, न्यूक्लियस हमेशा प्रोटेक्ट रहे। कोई भी चीज अगर अंदर आएगा तो पहले इन्वेलप बाहर ही रहेगा। ऊपर से डबल मेम्ब्रेन है, अभी देखा था कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है? पोर का मतलब है जिसके अंदर कुछ जा सकता है और बाहर भी कुछ आ सकते हैं। इट हेल्प टू अलो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये अलाउ करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस को मूव करने में इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर कोई भी चीजें इजीली आ सकता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। तो व्हाई? क्योंकि वहां पे एक फोर्स प्रेजेंट है जो हेल्प कर रहा है न्यूक्लियस के चीजों को साइटोप्लाज्म में जाने में और साइटोप्लाज्म के चीजों को न्यूक्लियस में। बस मैं ये दोनों हटाऊंगी क्योंकि डीएनए तो अभी पर स्टार्ट ही हुआ है। आपके बुक में ना, अगर आपने एनसीईआरटी देखा होगा तो क्रोमेटिन लिखा है, क्रोमोसोम लिखा होगा, जीन लिखा होगा और डीएनए लिखा होगा। और इन चारों टर्म्स में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको डाउट नहीं आता होगा। बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं, आखिर ये क्रोमोसोम क्या है? अगर क्रोमोसोम ये है तो क्रोमेटिन क्या है? अगर क्रोमेटिन ये है तो फिर जीन क्या है? ओ माय गॉड, कितना हार्ड है, इट इज सो कॉम्प्लेक्स। कभी जान पाएंगे इसको क्या है? ओह, आज ही जान लोगे, इतना टेंशन कौन लेता है। चलो, तो अभी क्या पढ़ा था हम? डीएनए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है ना इसमें स्ट्रक्चर, इसलिए मैं स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी लिखने के बाद। ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक का मतलब जीन, यहां से जीन का हमारा ना, और अभी जीन भी पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हमारे कैरेक्टर का जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर होता है। अगर ये मार्कर डीएनए होता, एग्जाम्पल, तो इनके अंदर अगर ये मेरा डीएनए होता, एग्जाम्पल मेरा डीएनए ये है, तो इनके अंदर सारा इंफॉर्मेशन है कि मेरे आईज का क्या कलर होगा, मेरे हेयर का क्या कलर होगा, मेरा ईयर लोब जो है वो इससे चिपका हुआ रहेगा या हटा हुआ रहेगा, जो भी चीज है वो फ्री ईयर लोब और चिपका हुआ मतलब अटैच ऐसा होगा। मेरे स्किन का टोन क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारे ही कैरेक्टर इस जीन के पास होता है। तो जीन का एक एक सेगमेंट टूट के एक एक चीज बनता है। लाइक अगर एक सेगमेंट को बीच से काटा मैंने तो हेयर बन गया, दूसरा सेगमेंट को काटा तो आईज बन गया, तीसरा सेगमेंट को काटा मेरे स्किन का कलर या स्किन बन गया। तो जो जितना भी जीन का जो सेगमेंट है ना, डीएनए का जो सेगमेंट, एक सिंगल सेट ऑफ जो सेगमेंट होते हैं ना, एक सिंगल, उसको कहते हैं जीन। तो जीन क्या है? जीन एक सिंगल सेट, एक सिंगल को निकाला तो बन गया मेरा बाल, एक दूसरा सिंगल को निकाला तो जैसे मेरा ब्यूटीफुल सा आईज बन गया, एक सिंगल को निकाला तो मेरा स्किन बन गया। व्हाटएवर, मतलब मेरे कहने का मतलब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम
सॉरी एक सिंगल सेट ऑफ कैरेक्टर जिनको अगर आप निकालते हैं तो वो आपके जीन होते हैं। तो पहले डीएनए कहाँ है तो क्रोमोसोम पढ़ लेते हैं। अब क्रोमोसोम वर्सेस, ये कैसे वर्सेस का लड़ाई कहाँ गया, क्रोमेटिन। अब पहले इन दोनों को समझते हैं ये क्या है। तो पहले क्रोमेटिन बताते हैं। जब ना डीएनए आपने अभी याद है ना आपको, सेल के अंदर था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर था डीएनए। क्या डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसा दिख रहा था या ऐसा दिख रहा था? क्या बोलोगे? ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था ना। तो जो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है ना, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, एक ऐसा धागा जो कि फैला हुआ है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। ये है मेरा न्यूक्लियस, इसके अंदर ये जो धागा है जो बहुत ज्यादा फैल फैल के मतलब स्कैटर्ड हो के उलझ चुका है। एग्जैक्टली हमारे घर में जो धागा होता है थ्रेड, अगर आप उसको वैसे निकाल के रख दोगे ना तो वो उलझ जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारे डीएनए भी ना एक धागा जैसा स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको निकालोगे वैसे रख दोगे ना तो वो भी ना स्कैटर्ड होते होते सब मिक्स हो चुका है ग्रुप में। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, क्या बोला मैंने? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। यहां मैंने लिखना है, आप भी लिखोगे मेरे साथ, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्या बोला मैंने? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? एक स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब हमारे सेल में ना सेल डिवाइड करता है। देखिए जैसे कि ये, अगर मेरे बॉडी में ये एक सेल है, सेल डिवीजन के टाइम में ना ये डिवाइड करके बना लेगा 2 सेल, फिर ये सेल डिवाइड करके बना लेगा 2 सेल, फिर ये सेल डिवाइड करके बना लेगा 2 सेल। तो हमारा सेल जो है ना कंटिन्यूअस डिवाइड करता है। अगर एक सेल है फिर डिवाइड करके 2 बनाएगा, फिर ये सेल डिवाइड करके अपने जैसा 2 बना लेगा, ये सेल भी डिवाइड करके अपने जैसा 2 बना लेगा, कंटिन्यूअस सो ऑन चलते चला जाएगा। मान के चलो मेरा ये उंगली एक सेल है, इसने डिवाइड किया 2 बना, फिर ये 2 डिवाइड करके 4 बन गया, फिर 4 डिवाइड करके 8 बन गया, फिर डिवाइड करते जाएगा 16 बन जाएगा। तो ऐसे ये कंटिन्यूअस आपके लाइफ में ये चीजें चलते रहता है। मतलब हमारे बॉडी का जो सेल है वो हमेशा डिवाइड करता है। तो जो सेल के अंदर अगर ये डीएनए स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। जब ये डीएनए कंडेंस होंगे, कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड। अब धीरे धीरे कंडेंस का मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कि ये सब धागा था, ठीक है, आपने इस धागा को क्या करोगे, आप मान के चलो मेरे हाथ में ना बहुत सारा धागा उलझा पुलझा रख दिया गया, ठीक है। अब इस उलझा हुआ धागे को क्या सुलझाओगे कैसे? तो क्या करना है, पहले इसको करते हैं कॉइल, मतलब इतना धागा था, अब इसको धीरे 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 अच्छे से प्रेशर लगा लगा के ठूस के प्रेशर लगा के क्या करना है, कंडेंस करना, मतलब सिकुड़ना है, सिकुड़ के छोटा बनाना है पहले। अब इसको सिकुड़ा मैंने, ऐसे ऐसे सिकुड़ते फटाफट करते चले जाएंगे, ठीक है, कर रहा है। अब करते करते ये कॉइल भी हो गया, कॉइल हो रहा है ना सर, ऐसे मैंने कॉइलिंग जैसा किया, कॉइल एंड कंडेंस। ये धागा था, धीरे धीरे एक एक धागा को मैंने खोला और सीधा करते करते और प्रेशर कर करके, बहुत बड़ा धागा है, बहुत बड़ा। अब फाइनली इसको मैंने कॉइल एंड कंडेंस किया। तो जब कॉइल और कंडेंस किया ना तो इससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना। वाओ, कितना ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर। अब इस ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यही स्ट्रक्चर आपका बना है जिसका नाम हो गया, क्या हो गया, क्रोमोसोम। अब इस ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का डिफिनीशन आप लिखेंगे, कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। अगर होगा तो आप बोले मुझे या कमेंट में लिखे, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगी। चलो, मैंने क्या बोला कि एट द टाइम, क्या लिखना है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये हमेशा नहीं हो सकता है, जब सेल डिवाइड करेगा तभी ना। अब मेरे हाथ में बहुत सारा उलझा के धागा आपने डाल दिया, ठीक है, अब मैं इसको सीधा ही नहीं करूंगी, कोई टाइम पीरियड ही नहीं होगा। मैं अभी सोचो पढ़ा रही हूँ आपको, फेंक दिया उसको यहाँ पे, फिर जाके दूसरा काम में लग जाऊंगी, नहीं। तो मैंने प्रेशर नहीं, मैं उस पर वर्क नहीं करूंगी, मेरा तो एक टाइम पीरियड होगा ना जब मैं उसको सीधा करूंगी, बनाऊंगी। तो वैसे ही ये जो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ थ्रेड था ना, ये भी एक थ्रेड है जो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं।
तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम में ये क्या होता है, कॉइल्ड होता है एंड कंडेंस होता है। क्या होता है, कॉइल्ड एंड कंडेंस होते हैं, और धीरे धीरे ये कॉइल हो के सिकुड़ता है, और प्रेशर लगा लगा के उसको हम छोटा करके बांध देते हैं। एग्जैक्टली लाइक इसको अच्छे से बांध उनके छोटा कर देना, पैक कर देना है। तो जब इनको पैक करे तो ये जो कोड मैंने किया है ना, इसको इसी के अंदर हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। इस कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोला मैंने, कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, तो अभी मैंने क्या आपको बताया, सिर्फ मैंने डीएनए को बताया। अब देखिए आपका जो डाउट था ना, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिन क्या है, ये तीनों चीजें तो आपको पक्का क्लियर होगा। नहीं है देखो और रिवाइज करते हैं। डीएनए क्या है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। चलिए तीनों को एक बार साथ में पढ़ते हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा ये क्या करता है, इट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर, ये हमारे कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन रखा है। इनके पास सारे ही हमारे इंफॉर्मेशन है, किस चीज का, कैरेक्टर का। थर्ड, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा अगर आप देखते हैं तो आपको दो चीजें क्या मिला है, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन। तो सबसे पहले क्रोमेटिन क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्या बोला मैंने, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन, एंड कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो इनमें क्या था, ये था स्कैटर्ड, हमारे न्यूक्लियस में ये रहता है स्कैटर्ड। जब सेल डिवाइड करता है, जिस टाइम सेल डिवीजन होगा उसी टाइम आपका डीएनए कॉइल्ड एंड कंडेंस होगा। किस टाइम होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक हमारे न्यूक्लियस में ऐसा ही जेनेटिक मटेरियल होगा, ऐसा ही क्रोमोसोम होगा। अब बस एक टर्म और बताना जीन, फिर रैप अप करेंगे। आज हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो क्लास हो जाएगा बहुत लंबा। डस्टर कहाँ गया, चलो इधर का हटाती हूँ। मैंने फिंगर्स ऐसे कर रहे थे जैसे स्मार्ट बुक क्लासेस में मैंने पढ़ा रहा, स्कूल वाला हो गया। स्कूल में कर दो एड्रेस। चलो इतना मैं बताते तो मैं हटाने में इनको इतना घंटा लगता है। चलो अब जीन को देखते हैं, यहाँ पे छोटे से में जीन बन जाएगा। जीन, हाँ क्या, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा ठीक है। देखिए जीन क्या होता है, इट इज अ सेगमेंट या सिंगल, ओ सिग्नल लिख रहा मैं, सिंगल है क्या हो गया, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए या सिंगल सेट ऑफ डीएनए, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। जीन क्या, एक सिंगल सा सेगमेंट होता है डीएनए का। अब नीचे बनाते डीएनए क्योंकि तभी से बहुत डीएनए हो गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं ये डीएनए होता कैसा है, दिखा तो दो। अब देखो डीएनए ऐसा होता है। अब इस डीएनए के अंदर भी ना, डीएनए जो है ना हमारा किस चीज से बना है, प्रोटीन से बना होता है और न्यूक्लिक एसिड। एक सेकंड, अब सुंदर लग रहा है। देखो हमारा डीएनए कैसा है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए ना डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल मतलब एक स्टैंड ये वाला है, दूसरा स्टैंड ये वाला है। एक सिंगल सेगमेंट को अगर मैं यहां से यहां तक डीएनए को कट करती हूँ तो इस सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए, सिंगल सेट ऑफ डीएनए या सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। इसी सिंगल सेट को या सिंगल सेगमेंट को जीन कहते हैं। और यही सिंगल सेगमेंट में एक कैरेक्टर, दूसरे सेगमेंट में फिर दूसरा कैरेक्टर, तीसरे सेगमेंट में तीसरा कैरेक्टर, मतलब आपको पूरा बनाने में ये पूरा डीएनए का ही हाथ है। अब एक सेगमेंट कटा, आपके हेयर का कलर आ गया। दूसरा सेगमेंट कटा, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा वो बन गया। तीसरा सेगमेंट कटा, आपके स्किन का टोन क्या होगा वो आ गया। चौथा सेगमेंट कटा, आपके आईज का कलर, ईयर का लोब, सो एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला गया और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो हम लोगों को बनाने में किसका हाथ है,
ऐसे नहीं ऊपर से आया। लाइक डीएनए का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तब हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी बोलता होगा आपको कि ना आपका जो आइज है आपके पापा जैसा मिलता है, मम्मी जैसा मिलता है, दादा जैसा मिलता है, दादी जैसा मिलता है। अगर घर में किसी से नहीं मिलता होगा ना, तो आपके रिलेटिव्स में से तो किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज मिलता ही होगा। और नहीं भी मिलता होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस घर के मेंबर्स नहीं हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेरिएशन हमेशा होते हैं। हम लोग लिविंग है और लिविंग में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें आता है क्या, वेरिएशन। तो वो चीजें रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो वेरिएशन हमेशा हमारे जीन के अंदर आते हैं। तो आपके कोई भी कैरेक्टर अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर से मिल रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ डीएनए, क्योंकि आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर है, आपके जो पेरेंट्स है, उनके अंदर का कैरेक्टर ही आपके अंदर से आ रहा है। क्योंकि हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड और समझेंगे क्रोमोसोम। हमारे बॉडी में जनरल क्रोमोसोम होते हैं 46, 23 पेयर 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक पेरेंट्स 23 देते हैं, दूसरे पेरेंट्स भी 23 देते हैं। तो हमारे अंदर जो कैरेक्टर आया वो दोनों पेरेंट्स से आता है। इसी वजह से कुछ चीजें हमारे मदर से होता है मिलता हुआ, कुछ चीजें हमारे फादर से होता है, और कुछ चीजें उन दोनों से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ चीजें एग्जैक्टली भी मिल जाता है ना। कभी कभी कोई बच्चे ना ऐसे सेम टू सेम मम्मी जैसे होते हैं, या सेम टू सेम पापा जैसे होते हैं, या कोई ना कोई कैरेक्टर उनसे जरूर मिलता है। और किसी किसी में वेरिएशन होने की वजह से वो मम्मी पापा से ना मिलके दादा दादी से मिलते हो, या किसी न किसी से जरूर मिलते हो। तो चलिए आज बस यही सारा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, इसका कैप मैंने कहाँ रख दिया पता नहीं चला। तो ये चीज है ना, बहुत बच्चों को डाउट लगता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, जीन और डीएनए। आई होप ये चारों में आपको डाउट नहीं होगा। एक बार रिवाइज कर देते, वैसे बिना उसको नहीं देखना बोर्ड पे, मेरे साथ रिवाइज करो। जीन क्या है, सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए या सिंगल सेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो फिर डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। व्हाट इज डीएनए? It is a genetic information. ऐसे नहीं बोलना, it is a thread-like structure present inside the DNA. It carry genetic information. ये हमारे बॉडी को जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन देता है। एंड थर्ड था क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड-like स्ट्रक्चर, ये भी है थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, मैंने इधर बनाया ना। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। और क्रोमोसोम क्या है? कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। आई होप क्लियर होगा। कीप वॉच क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू। आज के लिए इतना है। क्लास को रिवाइज कीजिएगा। डाउट होगा तो आपको बताना है, कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट को देखूंगी। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।